एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। यह है कक्षा 10 के भूगोल के अध्याय 7 का भाग अध्याय 7 का भाग 2। और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे परिवहन। परिवहन में भी आज हम स्थल परिवहन और रेल परिवहन को पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करें आज का ये अपनी वीडियो क्लास। तो शुरू करते हैं। स्थल परिवहन। स्थल परिवहन का मतलब क्या होता है? स्थल मतलब जमीन, यानी कि जमीन पे होने वाले परिवहन की बात करते हैं। तो जमीन पे होने वाले परिवहन, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था, पहले वाली वीडियो में बताया था कि स्थल परिवहन 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें एक है सड़क, दूसरा है रेल और तीसरा है पाइपलाइन। तो आज इसमें से हम सड़क परिवहन, रेल परिवहन और की बातें करेंगे और अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे पाइपलाइन परिवहन के बारे में। तो देखिए जरा कि भारत में सबसे अधिक सड़क का जाल वाले देशों में से एक है। कई देश हैं जहाँ पे कि भारत से भी अधिक घना जाल है, सड़क का जाल है, लेकिन भारत भी उनमें से एक है। अगर कुछ देशों को अगर हम शामिल करें तो उनमें से भारत भी एक आएगा। भारत में लगभग 56 लाख किलोमीटर का सड़क जाल है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले शुरू हुआ। देखिए, रेल तो 1853 में शुरू हुआ और सड़क परिवहन उससे पहले भी था। तो निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन के अपेक्षा क्या है? आसान है, सुविधाजनक है। अब देखिए, सड़क जो है ना, आप कहीं पर भी बना सकते हो, लेकिन रेल कहीं पर भी नहीं बनाया जा सकता है। और इसमें जो है ना, रेल परिवहन के अपेक्षा सड़क परिवहन की जो है महत्व क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। उसके क्या कारण है उसको हम देखते हैं जरा। तो सड़क परिवहन के बढ़ने के क्या महत्व बढ़ने के कारण ये है। तो सबसे पहला कारण है कि रेलवे लाइन की तुलना में सड़कों की निर्माण लागत क्या है? कम है। अब देखिए, रेलवे लाइन को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो जो है ना, जंगल साफ करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इसमें जो है ना, लोहे की पटरी बिछाओ और उसमें बहुत ज़्यादा भारी भारी जो है ना लोहे की पटरियाँ होती है, वो पटरी बिछाओ। फिर उसके बीच में जो रोकने के लिए होता है, यानी कि बीच के डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए वो लगाओ। फिर उसके बाद जो है ना, उसमें पत्थर रखो। तो इसी तरह ये जो है ना, काफ़ी ज़्यादा उसमें समस्या आती है अपेक्षाकृत। अब क्या है, रेल के अपेक्षा रेल को आप उबड़ खाबड़ जगहों पर बनाने में बड़ी समस्या होती है। तो रेल के तुलना में सड़क जो है ना, उबड़ खाबड़ और विच्छिन्न मतलब कटी फटी जगहों पे भी सड़कें बनाई जा सकती है। छोटी छोटी सड़कें भी आप बना सकते हो। अधिक ढाल प्रवणता क्या होती है? कुछ इस तरीके से अगर होगी तो यहाँ पर भी आप सड़क इस तरीके से आप बना सकते हो, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कों को आप बना सकते हो। अपेक्षाकृत कम व्यक्ति, यानी कि कम व्यक्तियों के लिए भी बना सकते हो, कम दूरी के लिए बना सकते हो, कम वस्तुओं के लिए परिवहन में भी सड़क क्या है? मितव्ययी है। मान के चलो कि आपको 5 किलोमीटर जाना है, तो 5 किलोमीटर या जाना, आप कह सकते हो 2 किलोमीटर जाना है, तो 2 किलोमीटर के लिए आप क्या करोगे? रेल थोड़ी पकड़ोगे, उसके लिए तो आपको सड़क चाहिए। तो मित भाषी कहते हैं कम बोलने वाले को। मितव्ययी मतलब जो जिसमें कम खर्चा हो, तो कम खर्चे वाला है सड़क परिवहन। या घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। अब देखिए, जो है ना, रेलवे परिवहन और सड़क परिवहन की अगर बात करें तो सड़क आपके दरवाजे तक भी बना होता है, जबकि रेलवे जो है ना, पटरियाँ जो होती है, रेल की पटरी वो और रेलवे स्टेशन वो हर जगह बनाना संभव नहीं है। यानी कि सड़क क्या है कि घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने और उतारने की लागत भी इसमें
कम है। अब देखिए रेलवे से अगर आप परिवहन करते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए अभी कोविड की महामारी है, तो इस समय ऑक्सीजन जो है ना, जैसे रेल से लाया जा रहा है, तो रेल से लाने के क्रम में क्या हो रहा है कि उसमें जो है ना वो स्टेशन तक आएगी वो गैस, ऑक्सीजन गैस, और फिर उसके बाद वहाँ से उस टैंकर को सड़क परिवहन से लेके आना पड़ेगा। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग के एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। जैसे मैंने अब बताया, रेलवे स्टेशन से जो है ना आप किसी भी जगह जाइए, या वो जो है ना सड़क से आप हवाई अड्डा या समुद्री पत्तनों तक आप जा सकते हो। तो ये सड़क ही एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर, यानी कि कितना सक्षम है उसके आधार पर इन्हें हम 6 भागों में बांट सकते हैं, 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अब जरा आगे बढ़ने से पहले हम मानचित्र को देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग के मानचित्र को देखते हैं जरा इस पेज पे। आप देख सकते हो यहाँ पे इस मानचित्र में कि ये जो है ना उत्तरी भाग की अगर बात करें, सबसे उत्तर में, तो सबसे उत्तर में आपका है उरी। उरी के ऊपर एक घटना भी है जहाँ पे कि अटैक हुआ था। तो उरी से लेके ये कहाँ तक जाती है ये गलिया, ये सड़कें उत्तर और दक्षिणी गलियारा इसको हम कहते हैं। तो उरी यानी कि, या फिर हम आप कह सकते हो कि श्रीनगर मुख्य है। तो श्रीनगर से होते हुए ये प्रस्तावित है, ये अभी बना नहीं है, ये प्रस्तावित है, यानी कि ये बनना है, अभी प्रोसेस में है। तो ये जो है ना श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक आती है, इसको उत्तर दक्षिण गलियारा हम कहते हैं। उसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसको स्वर्ण चतुर्भुज भी हम कहते हैं, गोल्डन जो है ना कहते हैं। तो जिसमें कि आप देश के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये 4 महानगरों को आपस में जोड़ता है। जैसे कि दिल्ली से ये आप देख सकते हो, इधर जो है ये दिल्ली है, ये देखिए यहाँ दिल्ली है, दिल्ली से कहाँ, ये मुंबई, ये वही रास्ता है। और फिर मुंबई से यही जो है ना कहाँ आता है, तो मुंबई से आती है ये सड़क चेन्नई, और चेन्नई से यही सड़क चली जाती है कहाँ, चेन्नई से ये चली जाती है कोलकाता, और कोलकाता से ये पूरे फिर से दिल्ली चली आती है सड़क। इसी तरीके से पूर्व और पश्चिम का भी गलियारा है, जो कि पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर, जहाँ पे कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। आपको याद होगा महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो वहाँ से ये असम के सिलचर तक जाती है, सिलचर तक ये सड़क की है, जिसको कि कहते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा। तो इस तरीके से हमने ये देखा। अब आगे हम इसको जानते हैं, इसके बारे में। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, जिसका कि हमने अभी जिक्र किया था, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। इसमें क्या है कि ये भारत सरकार दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने के लिए 6 लेन वाली महाराजमार्ग सड़क परियोजना को शुरुआत की है, यानी कि 4 महानगरों को आपस में जोड़ने के लिए। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे भी प्रस्तावित है, अभी बनी नहीं है। पहला क्या है, उत्तर दक्षिण, जो कि उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ता है। उसका दूसरा क्या है, पूर्व पश्चिम गलियारा, जो कि पूर्व में असम के सिलचर से पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है। इस प्रकार इस महाराजमार्ग का उद्देश्य क्या है कि मेगा सिटीज, जो बड़ी बड़ी शहरें हैं, बड़ा शहर है, उसके बीच की दूरी और परिवहन का समय बहुत कम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको NHAI कहते हैं, नेशनल
हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के अधिकार क्षेत्र में ये आता है। अब इसके बाद अगला है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ यानी कि दूर दूर के भागों को जोड़ता है। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सेंट्रल पब्लिक वर्किंग डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। जरा देखिए, इसको हम जरा देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले इसको समझते हैं कि दिल्ली व अमृतसर के बीच शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय राजमार्ग को राजमार्ग संख्या NH1 के नाम से जाना जाता है, और बाकी सभी है। अब इसमें एक क्रियाकलाप आपके लिए दिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 व 3 के मार्ग पर आने वाले स्थानों के नाम बताएं। तो अब जरा देख लेते हैं हम यहाँ पे। अब ये देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 और 3 पे आने वाले शहरों को हम यहाँ पे देखते हैं जरा। अब इसमें अब यहाँ पे ये देखिए, ये 2 की अगर बात करें तो ये जो है ना, कानपुर, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज अभी के समय में कहते हैं, वाराणसी, औरंगाबाद, कोलकाता, ये राजमार्ग संख्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर है। जबकि 3 की अगर बात करें तो 3 पर है आपका झांसी, उसके बाद बायोरा मध्य प्रदेश का, फिर इंदौर, और फिर उसके बाद धुले, नासिक और मुंबई। ये है आपके राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर स्थित है। इसके बाद की अगर बात करें हम तो आगे देखिए, राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवेज। राज्य राजमार्ग की अब हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट हाईवेज। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली जो सड़कें होती है उसे राज्य राजमार्ग कहते हैं। यानी कि ये क्या काम करती है, राज्य की राजधानी को जिला के मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर से जोड़ने वाली सड़कें होती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण की जिम्मेदारी किसके पास है, राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग पब्लिक वर्किंग डिपार्टमेंट का होता है। उसके बाद है जिला मार्ग, डिस्ट्रिक्ट वे जिसको हम कहते हैं। ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है, जैसे ब्लॉक से यानी कि प्रखंड से जिले को, या प्रखंड से उप सब डिवीज़न को, अनुमंडल को। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसका है, जिला परिषद का होता है। अब आगे की बात हम लोग करते हैं, तो अब देखिए आगे कि अन्य सड़कें। इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन यानी विशेष तरीके से इसको प्रोत्साहित किया गया है। इस परियोजना के कुछ विशेष नियम हैं, जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों यानी कि पक्की सड़कों को वे किसे कहते हैं, तो वे सड़क जिन पर वर्ष भर वाहन चल सके, इसके द्वारा जोड़ना प्रस्तावित किया गया है। अब अगला है इसमें सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें यानी कि उपरोक्त सड़कों के, यानी कि जो ऊपर हमने सड़कों के बारे में जाना, उसके अलावा भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है, जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था।
इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्र यानी कि जहाँ पे जाना मुश्किल था वो अभिगम्यता बढ़ी है, यानी कि वहाँ पे आना जाना आसान हो गया है तथा ये उन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर, यानी कि सड़क निर्माण में जो जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर भी सड़क दो प्रकार की होती है। एक है कच्ची सड़कें जिसका निर्माण मात्र मिट्टी और इत्यादि से की जाती है। दूसरी है पक्की सड़कें जिसका निर्माण सड़क सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल के द्वारा की जाती है। इसको हम 12मासी सड़कें भी कहते हैं, यानी कि इस पे 12 महीना चलना आसान होता है। जबकि कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में यानी कि बारिश के समय में अनुपयोगी हो जाती है, यानी कि इसका उपयोग आप नहीं कर पाते हैं, यानी कि उसमें कीचड़ हो जाती है और भी कई सारी बाधाएं आ जाती है। कभी कभी गड्ढा हो जाता है या ज़्यादा बारिश हो तो उसमें वो रास्ता भी पिघल सकता है। अब आगे की बात करते हैं हम। तो आगे है हमारा अगला इसी का टॉपिक है रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है। रेल परिवहन से व्यापार, भ्रमण यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं, तीर्थ यात्राएं करने में ये आसान है, इसका किराया कम है, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि किया जाता है। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अलावा पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक का मतलब होता है एक दूसरे से मेलजोल बढ़ाने वाला, तो एक दूसरे से दूसरी जगह को जोड़ने के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश के अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए भी उत्तरदायी है। अब यहाँ पे देखिए एक फैक्ट है कि भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है, यानी कि पब्लिक सेक्टर है। देश की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरावली से ठाणे के बीच लगभग 34 किलोमीटर की दूरी में चली थी। अभी के समय में ये यहाँ पे जब पुस्तक को बनाया गया होगा उस समय तक 16 रेल प्रखंड थे, जबकि इस समय 18 रेल प्रखंड है। तो अब इसके अगर रेल के प्रखंड और उनके मुख्यालय के नाम की अगर बात करें तो जिसमें पहला है मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय है मुंबई टर्मिनल, दूसरा है उत्तर रेलवे जिसका मुख्यालय दिल्ली है, पूर्वोत्तर रेलवे गुवाहाटी जो कि असम में है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ये भी गुवाहाटी में ही है, पूर्व रेलवे ये फेयरली प्लेस कोलकाता में है, दक्षिण पूर्व रेलवे ये रीच गार्डन कोलकाता में है, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद हैदराबाद का एक शहर है वहाँ पर है, दक्षिण रेलवे चेन्नई सेंट्रल में है, जबकि पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट में है, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में है। हुबली कर्नाटक का एक मशहूर शहर है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है वहाँ पर उत्तर पश्चिम रेलवे है। पश्चिम मध्य रेलवे की अगर बात करें तो पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में है जो कि इस इलाहाबाद है, हालांकि इस समय उसका नाम प्रयागराज है। और उत्तर मध्य रेलवे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बात अगर करें तो वह है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। और पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर ओडिशा में है, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर बिहार में है, मेट्रो रेल का मुख्यालय पार्क स्ट्रीट कोलकाता में है, जबकि दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरीके से ये 18 रेल प्रखंड और उनके मुख्यालय हैं। आप इसको स्वयं भारत के मानचित्र पर निर्देशित करेंगे। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले
मुख्य कारक क्या क्या है? भू आकृति, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे नदियां हैं, तो ये सब भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं रेल परिवहन को। आर्थिक रूप से कभी कभी आप बार बार न्यूज में सुनते होंगे कि भारतीय रेलवे घाटे में चल रही है। तो ये भी इनके लिए समस्या है, ये अत्याधुनिक तकनीक को प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। प्रशासकीय कारक इसका बहुत सुस्त है, यानी कि आप सुनते होंगे लगातार समाचार में कि ये ट्रेन जो है ना 4 से 6 घंटे लेट है। यहाँ तक कि जो शताब्दी एक्सप्रेस इत्यादि रेल है वो भी काफ़ी लेट चलती है। तो ये प्रशासनिक कारक हैं। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। हालांकि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। प्रायद्वीप भारत में, प्रायद्वीप क्या होता है? तो वह क्षेत्र जो कम से कम 3 भाग से जल से घिरा हुआ हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत भी 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो प्रायद्वीप भारत में रेल मार्ग उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों, सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ उच्चावच का मतलब क्या होता है? कहीं पे ऊंचाई है, कहीं पे नीची है, और विरल जनसंख्या यानी कम जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल यानी कि गलत परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा व झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। सह्याद्री तथा उससे सन्निधि यानी कि उससे जुड़े हुए, सह्याद्री की का पहाड़ है, उसका क्षेत्र है, और उससे जुड़े हुए जो क्षेत्र है घाट या दर्रों के द्वारा ही उसको पार करना आसान है। वहाँ पे रेलवे लाइन या सड़क मार्ग बनाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को सुविधाजनक बनाया है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे भूस्खलन, भूमि का अचानक से खिसक जाना, कहीं कहीं पे ट्रैक का धंस जाना, ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। अब आगे इसमें बढ़ने से पहले हम थोड़ा इस पे डाटा पे ध्यान दे देते हैं। बड़ी लाइन, मुख्य रूप से जो रेलवे है वो 3 लाइनों में चलती है। एक है बड़ी लाइन जिसकी लंबाई 1.676 मीटर है, और इसके रूट की अगर बात करें तो ये 63,491 किलोमीटर है, और जिसमें भार वाहन की अगर बात करें तो वह है 89,521 किलोमीटर, और इसकी 2017-18 तक 1,17,560 किलोमीटर कुल लंबाई है। मीटर लाइन भी अभी कहीं कहीं चलती है जिसकी लंबाई 1 मीटर यानी कि चौड़ाई 1 मीटर है, और इसकी अगर बात करें तो ये 3200 किलोमीटर है इसका रूट। और वाहन मार्ग की अगर बात करें, यहाँ जहाँ पे मालगाड़ी चलती है तो वह 3,462 किलोमीटर है। इसकी कुल रूट दूरी है 3,775 किलोमीटर। ये 2017-18 के आंकड़े हैं। छोटी लाइन 762 मीटर की होती है, 610 मीटर की होती है। इसकी अगर बात करें तो रूट है 1751, जहाँ पे कि सवारी गाड़ियाँ चलती है, और वाहन क्षेत्र यानी कि मालगाड़ियाँ चलने वाले जो रास्ते हैं वो 1752 है। इस तरीके से इसका जो है ना कुल लगभग 3500 किलोमीटर है। यहाँ पे 1901 दिया है, 3500 किलोमीटर है। अब इस तरीके से अब आगे देखते हैं इसमें कि आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। हालांकि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है, यानी कि इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि बहुत सारे यात्री हैं अभी भी बिना टिकट की यात्रा करते हैं, रेल संपत्ति को हानि पहुंचाते, कोई पटरी उखाड़ देता है, कहीं पे बम लगा दिए जाते हैं, कहीं पे को गायब भी कर देते हैं, लाइट तोड़ देते हैं। तो इस तरह की जन समस्या पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है।
जंजीर खींचकर कहीं कहीं पे यात्री जो है ना अनावश्यक रूप से गाड़ी को रोक देते हैं और जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए हम रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। और जबकि प्रशासनिक जो है ना असुविधा भी है, कहीं कहीं पे जो है ना कुछ जो रेल कर्मचारी होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए अनावश्यक रूप से गाड़ी को रोक लेते हैं। तो ये तमाम तरह की समस्या भारतीय रेल के साथ बनी हुई है। तो अब अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाइपलाइन के बारे में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।